भारतीय संविधान की हमारी चौथी क्लास है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रश्न 1001 दिया है। तो मैं भारतीय संविधान के 150 प्रश्न 3 क्लासों में कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1000 दिख रहा है, तो मैं बता दूं ये हमारी जो सीरीज चल रही है, हम लोग यूपीएसआई के जो पीवाईक्यू है उन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यूपीएसआई की बात करें तो जो मूल विधि टॉपिक है वहाँ पर लगभग 400 प्लस 500 समथिंग 400-450 प्रश्न मैंने कवर कर दिए और उससे पहले कुछ जीएस जीके के भी पॉइंट थे, वो भी मैंने कवर कर दिए। सब आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो सीरीज चली और टारगेट है, कोशिश कर रहे हैं पेपर तक 4000 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करा दूं कि जब आपका परीक्षा जब आए तो आप ये सारे पीवाईक्यू आपको एक ही क्लास में मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता आज आपने देखा और जब एग्ज़ाम की बारी आई तो आप ढूंढने बैठे और चैनल ना मिले या कहीं पर ना आए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू पर पूरा टारगेट और पीवाईक्यू के माध्यम से हम समझेंगे भारतीय संविधान को। तो प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को जाना जाता है, भारतीय संसद को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो भारत के प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना जाता है। निम्नलिखित में समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं? लोक उपक्रम समिति, प्रकलन समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक लेखा समिति। तो प्रकलन समिति, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो महिलाओं की बात करें तो 78 महिलाएं निर्वाचित हुई। निम्नलिखित में से किससे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश रूप, सरकार का अध्यक्षीय रूप, राजशाही सरकार। तो किसका? उत्तरदायी शासन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट होगा। गढ़ पूर्ति को पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो लोकसभा की बात कर रहा है तो लोकसभा में सदस्यों की उपस्थिति 75 होनी चाहिए। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। इनका दूसरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? यहाँ पर बात हो रही है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो वेतन होता है और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत का संकेती कोष
भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और शामिल है। कौन चीज शामिल है? तो भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, भारत के उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के तहत अगर बात करें तो भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, शामिल है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो प्रथम परिसीमन आयोग था, इसका गठन कब किया गया था? तो 1952, 1992। अगर हम बात करें कितने गठन हुए, तो टोटल गठन 4 हुए हैं। अगर हम पहले गठन की बात करते हैं, पहला गठन आपको पता है 1952, ठीक है। दूसरा गठन की बात करें, जो दूसरा गठन हुआ था वो हुआ था 1963 में। तीसरा गठन हुआ था 1973 में और चौथा गठन हुआ था 2002 में। परिसीमन आयोग अधिनियम की बात कर रहे हैं, यहां पे 2 होगा, ओके। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी इच्छा है कि मैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान द्वारा परिलिखित संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर बात हो रहा है संविधान सभा द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 552। अधिकतम की बात कर रहा है तो 52। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधायक को क्या कहा जाता है? एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो विधेयक की बात करें उसे कहा जाता है निजी विधेयक। एक मंत्री के अलावा अगर संसद के किसी भी सदस्य द्वारा अगर कोई पेश किया जा रहा है, उस विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। यानी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। और निजी विधेयक आपके अगर हम बात करें तो एक तरीके से 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद के दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? यानी एक तरीके से बात करें, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनको संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अगर हम बात करें तो इसका गठन 1992 में हुआ था, 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। डेट क्या थी? डेट थी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1952 को किया था। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन याद रखना पूछ लेता है, इसकी जो बैठक हुई थी वो बैठक कब हुई थी? तो 13 मई को, 1952 को। और इसको उस टाइम जो हम कह सकते हैं राज्यसभा, उस टाइम कहा जाता था इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। और इसकी बैठक के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस टाइम के, तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा
की गई थी। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति ही चाहेगा तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो नहीं होगी कोई भी युद्ध। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। और ये जिनका कार्यकाल था वो 1982 से 1987 तक था। भारत का संविधान नियुक्ति का अधिकार भारत के महान्यायवादी को देता है। जो भारत का संविधान है वो नियुक्ति का अधिकार भारत के महान्यायवादी को देता है। किसको देता है? तो किसको देता है यहाँ पर पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति की प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है तो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? अगर हम लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 में आया था। अगर 2013 में आया था और इस दोनों संसदों में एक तरीके से पारित हुआ था और 2014 में इसे लागू कर दिया गया था। और उस टाइम अगर हम बात करें उस टाइम के जो लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये जो लोकपाल बिल था, लोकपाल या लोकयुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था और 2014 को लागू हो गया था। और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे, श्री, याद रखना, पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च डेट याद रखना और 2019 को प्रथम लोकपाल युक्त नियुक्त किया गया था। अब बात हो रही यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम और राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो किस अनुच्छेद की बात कर रहा? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 इसका क्या होगा? राइट होगा। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विशेष अधिकार मत, विशेष अधिकार प्रस्ताव, मतदान करना, अधिमत। तो उसको कहा जाता है मतदान करना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे मतदान करना क्यों कहा जाएगा? ठीक है, तो मतदान करना ही कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने। कितने महीने तक कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक वो कार्य कर सकता अधिकतम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा? राइट होगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कौन सी चीज सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, या केवल ए, ठीक है, या केवल ए, या ए बी दोनों नहीं,
या केवल बी, या केवल ए और बी दोनों? तो यहाँ बात हो रही है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? निर्वाचक मंडल के हिस्से की बात कर रहा है तो कौन नहीं है? प्रत्येक राज्य का विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये होते हैं। प्रत्येक द्विसदनीय सदस्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ये नहीं होते हैं, ये होता है। ए और सी सही है, तो बी कहाँ पर आ रहा? सी पर आ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? केवल बी क्या होगा? गलत होगा। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? जो तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं तो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम नियंत्रक की बात कर रहे हैं और महालेखा परीक्षक की बात कर रहे हैं तो इसको अनुच्छेद 148 के तहत परिभाषित किया गया है या बताया गया। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के सामने प्रकट किया जाता है। किसके? लोकसभा के। एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सके, तो कौन सा ऐसा होगा? तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों को संबोधित प्रश्न, अल्पसूचक प्रश्न या आंतरिक प्रश्न? तो तारांकित प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्या होगा? राइट होगा। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है? यहाँ बात लिखा है प्रतिनिधियों का एक संसदीय अधिकार है, तो संसद में बोलने की स्वतंत्रता। हाँ, संसद में कुछ भी कहना, उसके द्वारा दिए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। बिल्कुल हाँ। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। हाँ, तो क्या होगा? ए बी सी तीनों क्या होंगे? विशेष अधिकार दिए गए हैं। संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय के। तो किसके सामने? उच्च न्यायालय के सामने दायर की जा सकती। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है जो सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकते। अतारंग, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के शासन की बात कर रहा है, तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद को अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। तो हमारे दोनों क्या है? राइट है। तो ए और बी दोनों क्या है? राइट। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है किसकी मौजूदगी में। ठीक है, किसकी मौजूदगी में? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसकी उपस्थिति में? भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो हम अभी बात कर रहे थे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, और यही यहाँ भी क्या होगा? राइट होगा। उपराष्ट्रपति को
पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा अगर खर्च करना है तो उसका अधिकार कौन देता है? तो उसे संसद देती है। कौन देती है? संसद देती है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार संसद देती है। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका वर्णन एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रस्तावना में किया गया। प्रस्तावना संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, तो प्रस्ताव। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है, तो महालेखा परीक्षक बात कर रहा है और नियंत्रक की बात कर रहा है, तो क्या है हमारे पास? संवैधानिक निकाय। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसी का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर और संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करता है या उसे पारित करता है? तो विदेश मंत्रालय। भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्त बजट इत्यादि मामले के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन होता है? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? स्कंद नहीं है तो कौन नहीं है? प्रौद्योगिकी। कौन नहीं है? प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।